हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। तो आज हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अर्मीनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आई हुई है, तो इसको हमने जानना है इसकी हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट पोजीशन तक। उसके बाद हिजाब के ऊपर एक और आर्टिकल आया हुआ है, तो हिजाब और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर चर्चा करेंगे एंड इसके ऊपर जो ऑलरेडी पुराने जजमेंट्स हैं जिसके अंदर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए ऑलरेडी बना हुआ है। कल इसके ऊपर बहस भी हुई थी, वो आर्ग्यूमेंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। इसको हमने मोस्टली रिवाइज ही करना है और कुछ और जो इसमें नए पॉइंट्स हैं वो हमने ऐड करने हैं अपने नोट्स में। एंड लास्टली गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं टू प्रमोट हिंदी, क्योंकि हिंदी दिवस था 14 सितंबर को, तो इसीलिए इसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि हिंदी दिवस क्या है, क्यों हम हिंदी को प्रमोट करते हैं। एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो चेंजेस लाए गए थे स्पेशली 2014 के बाद, जिसमें कि हम देख रहे थे बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काफ़ी सारा दफ्तरों का काम जो है वो हिंदी में करने लग गई थी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश, तो उसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डीएनए। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्मीनिया और अज़रबैजान के क्लैशेस की। तो इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली हर अखबार ने जो है कवर किया है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अर्मीनिया और अज़रबैजान की, तो ये दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट थे, सो बोथ वर आप कह सकते हो रशिया का पार्ट थे, राइट। तो इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है ऑटोमन एम्पायर्स के टाइम से ही। तो जब ऑटोमन, रशियंस और पर्शियन एम्पायर्स होते थे उस टाइम पे भी ये लोग काफ़ी कन्फ्लिक्ट में रहते थे, क्योंकि जो अर्मीनिया है ये मोस्टली क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है। तो 95% से ज़्यादा लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। एंड अज़रबैजान जो है ये एक मुस्लिम नेशन है, इस्लामिक देश है ये, तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो इसीलिए इनके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो आप लगाओ कि उस टाइम से ही चलता आ रहा है। यूएसएसआर में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति जो थी वो हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक रीजन था नगोरो कराबाख। नगोर्नो कराबाख जो रीजन था, ये रीजन जो था ये यूएसएसआर ने दे दिया था अज़रबैजान को। विद ऑटोनॉमी। आप ये कह सकते हो एक स्टार्टिंग पॉइंट था इस कॉन्फ्लिक्ट के दोबारा से कहीं ना कहीं उजागर होने का। तो अब यूएसएसआर जैसे जैसे कमज़ोर होने लगा, इस रीजन के अंदर जो सेपरेटिस्ट थे वो स्ट्रांग होने लगे, क्योंकि ये रीजन मोस्टली क्या है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है। तो क्योंकि ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है, ये लोग चाहते हैं कि अर्मीनिया के साथ हम मिलें, अज़रबैजान के हम कंट्रोल में ना रहें। तो एक मॉन्टेनियस सा रीजन है, फॉरेस्ट्स भी इसके अंदर आते हैं और इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी अज़रबैजान का एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो मेजॉरिटी अर्मीनियंस एथनिसिटी के ही हैं और इसीलिए वो अज़रबैजान का जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, उसको नहीं मानते हैं। अब जब यूएसएसआर कमज़ोर होने लगा और यहाँ के लोगों ने जो है विरोध करने लग गए, अर्मीनिया के साथ जुड़ने लग गए, तो उस टाइम पे मिलिट्री क्रैकडाउन अज़रबैजान की सरकार ने वहाँ पे करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। (1991) के अंदर जब यूएसएसआर का जो था कोलैप्स हुआ, एंड अगेन ऑफ कोर्स सेल्फ डिक्लेरेशन के पीछे किसी न किसी का साथ होता है, तो यहाँ पे अर्मीनिया का पूरा साथ था इन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन जो है देने में, राइट। तो मूविंग ऑन टू द मैप एनालिसिस, तो ये एरियाज आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो कॉस्कस एरिया, कॉस्कस एरियाज के अंदर क्या क्या आता है, एक तो ये नॉर्थ कॉस्कस हो गया, ये रशिया हो गया, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अज़रबैजान, ये सारे के सारे नेशंस जो हैं ये कॉस्कस एरियाज के अंदर आते हैं। तो अगर वर्ल्ड में आपसे पूछा जाए, वर्ल्ड अफेयर्स के पेपर में, इंटरनेशनल अफेयर्स के पेपर में या मैप एनालिसिस में, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए तो कॉस्कस क्या होता है, तो कॉस्कस वो एरिया है जो कैस्पियन सी से ब्लैक सी के बीच में फॉल करता है। तो इन दोनों सीज के बीच में ये पूरा एरिया जो है फॉल करता है। तो इसके अंदर ये नेशंस आते हैं, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अज़रबैजान और थोड़ा सा एरिया रशिया का। और ग्लोबली ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड की सारी मेजॉरिटी पाइपलाइंस जाती हैं। क्योंकि यहाँ से सारी गैस पाइपलाइंस जाती हैं, तो अगर इस एरिया के अंदर किसी भी एक कंट्री का कंट्रोल हो जाता है या कोई वॉर आ जाती है जिसके कारण से
पाइपलाइंस को जो भी टारगेट करेगा तो उससे एनर्जी सप्लाईज पूरी यूरोप की जो हैं वो टारगेट हो जाएंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज स्टॉप हो जाएगी और ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन भी एकदम से बढ़ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको यूरोप के एनर्जी क्राइसिस को ध्यान में रखना होता है। एंड यहीं पर आ जाता है रोल CSTO का। CSTO क्या है? यह है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो USSR के खत्म होने के बाद रशिया और फॉर्मर 6 स्टेट्स जो थे रशिया के, उन्होंने मिलकर के CSTO बनाया था, जो कि था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ये था कि अगर किसी भी नेटो की तरह ही, जिस तरह की अगर किसी भी एक देश को जो है कोई इशू आएगा, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो रशिया उनका सपोर्ट करेगा, दूसरा देश उनको सपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान आते हैं। तो अब देखा जाए तो अर्मेनिया के साथ अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है अजरबैजान का, तो रशिया को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन रशिया अभी खुद ही बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है अपनी यूक्रेन वाली वॉर में, जो कि फरवरी में स्टार्ट हुई थी और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमने रिसेंटली भी DNA में देखा था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन की आर्मी जो है वो मिलिट्री गेन्स कर रही है और बहुत सारी लैंड जो हैं वो वापस छीन रही है रशिया से, राइट। तो वो सारा का सारा इशू भी यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा कि रशिया अब क्या करेगा, क्या वो इस CSTO को ऑनर करेगा या फिर वो अपनी लड़ाइयों में ही बिजी रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे मैप एनालिसिस को देखते हैं तो ये आ गया आपका कैस्पियन सी, ये आ गया टर्की, ये आ गया ईरान, ये आ गया जॉर्जिया, ये आ गया रशिया। और इंडिया का स्टैंड सिर्फ ये है कि जो भी देश है जिसने कि एग्रेशन स्टार्ट किया है वो बैक कर जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो सभी का कहना है कि अजरबैजान ने जो है एग्रेशन को स्टार्ट किया है। अदरवाइज हमने कोई भी और फॉर्मल स्टेटमेंट जो है इस पर इशू नहीं की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एरिया। सो मेन जो चीज़ है वो यही है कि नगोमो कारबाख जो एरिया है ये किसके पास जाएगा। तो इस लैंड के टुकड़े के लिए ये वॉर जो है वो वॉर तो अभी नहीं होगा, बेसिकली कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है एंड 100 लोग जो हैं दोनों साइड्स के मारे जा चुके हैं। एंड अगर ये वॉर में तब्दील होती है तो बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि यूरोप अभी भी रशिया यूक्रेन की वॉर से नहीं उभरा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द हिजाब बैन। हिजाब बैन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो चुका है एंड GS2 के अंदर ये फॉल करेगा। ये टॉपिक भी आप कह सकते हो लगातार पूरे साल से चल रहा है, स्पेशली जब से कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड जजमेंट जो था वो दिया था। तो हिजाब एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 के अंदर हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। तो मतलब कि आपको फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का और प्रोपोगेट करने का जो है आपको फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। लेकिन इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। वो क्या है कि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स को आपके रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं कि कौन से ग्राउंड है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा हुआ है UPSC में कि कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आपकी फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं। तो वो है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ या फिर कोई और अगर स्टेट का ऑर्डर हो या स्टेट के इंटरेस्ट में हो, जैसे वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, उस तरह की चीज़ें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या आता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आता है कि आपकी इनर फ्रीडम है, आप किसी भी गॉड को माने। राइट टू प्रोफेस आता है, मतलब कि आप अपने बिलीफ और फेथ को ओपनली बता सकते हैं कि हाँ मैं इस रिलीजन को, इस फेथ को, इस पॉलिसी के अंदर बिलीव करता हूँ। राइट टू प्रैक्टिस मतलब उससे रिलेटेड कोई रिचुअल्स हैं, वर्शिप हैं, सेरेमनीज हैं, वो सारे के सारे आप कर सकते हैं। और प्रोपोगेट का मतलब कि आप लोगों को भी बता सकते हैं कि अगर आप ये रिलीजन लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, मेरे रिलीजन के अंदर ये खास बात है। तो 4 इसके एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। कंसाइंस की आपकी इनर फ्रीडम है कि आप किसी भी गॉड को माने, स्टेट आपको कुछ नहीं कहेगा, किसी भी पॉलिसी को माने, किसी भी पाथ को माने। उसके बाद प्रोफेस है कि आप जो भी चीज़ मानते हैं उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं ओपनली कि हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आप ये प्रोपोगेट नहीं कर सकते दूसरे रिलीजन को, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेस में। उसके बाद प्रैक्टिस में कि उस रिलीजन या उस पंथ से रिलेटेड जो भी आपके रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, वो ये फंक्शंस हैं
या फेस्टिवल्स हैं वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोपोगेट की बात करें तो प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि माइक लगा के हम लोगों को जो है बता रहे हैं या टीवी शो के थ्रू बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इस पूरे के अंदर एक आता है एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है बनाया था अपने हिसाब से, एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। ये क्या बताता है कि क्या कोई कार्य किसी रिलीजन के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस है, अगर तो वो है तब तो आप स्टेट उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो नहीं है तो स्टेट उसे मना कर सकता है। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी रिलीजियसली इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन है या नहीं है। जैसे सपोज करो कि सुबह जल्दी उठना है, तो क्या सुबह जल्दी उठना या सुबह 4 बजे उठना हिंदू रिलीजन का रिलीजियस इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरप्रिटेशन होती हैं रिलीजियस टेक्स्ट की, और ये फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बताता है सो दैट इस चीज़ को देखा जा सके कि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि एक पर्सन के लिए वो चीज़ हो सकता है रिलीजियस प्रैक्टिस हो एसेंशियल, दूसरे के लिए ना हो, तो इसीलिए वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं, इसको इस टेस्ट के थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है। इसके अंदर 2 बेसिक इंस्टांसेस आपको मिलेंगे, एक 2004 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और एक 2016 का। तो 2004 वाले जजमेंट में क्या हुआ था कि आनंद मार्ग सेक्ट था, वो कह रहे थे कि तांडव डांस हमें पब्लिक स्ट्रीट्स पे करना जो है हमारे रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, और इसीलिए स्टेट हमें इसके लिए नहीं रोक सकता। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आनंद मार्ग सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल हमें नहीं मिलता जिसके अंदर ये लिखा हो कि इट इज़ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टू डू तांडव डांस ऑन स्ट्रीट्स। तो इसीलिए ये जो है आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और स्टेट आपको रोक सकता है स्ट्रीट्स के ऊपर तांडव डांस करने से, राइट। तो एक तो ये था। उसके बाद था 2016 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, ये एयरफोर्स के खिलाफ हुआ था। तो एयरफोर्स के अंदर एक आर्मी मैन थे जो कि मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते थे और वो बड़ी दाढ़ी रखना चाहते थे, जैसे आप कई बार देखते हैं टीवी सीरीज एक्सेट्रा में, तो उस तरह की जो है वो दाढ़ी रखना चाहते थे। लेकिन जो आर्मी के रेगुलेशंस होते हैं उसके अंदर प्रोहिबिट किया हुआ है किसी भी आर्मी पर्सोनल को कि वो जो है बड़ी दाढ़ी या मुस्टैशेस अलॉन्ग विद दाढ़ी नहीं रखेगा। बेसिकली आपको बियर्ड नहीं रखनी है एज पर आर्मी रूल्स, तो एक्सेप्ट वहाँ पर जहाँ पे आपका जो है रिलीजन है वो प्रोहिबिट करता है कि आपको हेयर या शेविंग नहीं करना। तो बेसिकली सिख रिलीजन के लिए ये एक सेपरेट आप कह सकते हैं एग्जम्पशन दी हुई थी, क्योंकि सिख रिलीजन के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस है कि उनको केस जो है वो रखने होते हैं, उसमें 5 केस का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी भी रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है बियर्ड को रखना। तो इसको इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कीपिंग अ बियर्ड है इट इज़ नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक रिलीजन। तो इसीलिए वो जो जजमेंट था वो उनके खिलाफ गया था और अगर उन्हें एयरफोर्स में कंटिन्यू करना है तो उन्हें फेस हेयर जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे, ये हेल्ड किया गया था। तो सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि जो हिजाब है वो कोई एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक रिलीजन नहीं है, जिसके खिलाफ जो याचिका दायर करने वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वो कह रहे हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो है होली कुरान को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, जिसके ऊपर ही पूरा का पूरा राव जो है वो चल रहा है। एंड अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है उसके बाद हम इसके अंदर कोई अपडेट्स जो हैं वो देख पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटे को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर आज सेकंड डे था आर्ग्यूमेंट्स का, जिसके अंदर पिटिशनर्स ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मामला जो था वो रेफर किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सा होता है, जिसके अंदर 5 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बैठ के कोई भी मैटर को डिसाइड करते हैं। वो मैटर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान के अंदर, लेकिन आर्टिकल 145 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये ज़रूर बोलता है कि 5 जजेस बैठेंगे जहाँ पे भी कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी है, या फिर 143 के अंदर अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोला है डिसाइड करने के लिए तो वहाँ पर। तो ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 5 जजेस बेंच के बैठने की बात जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी 5 जजेस बेंच होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कहलाता है, राइट। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में क्या चीज़ें होगी, एक तो ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है,
नंबर सेकंड, 5 जजेस बेंच सिर्फ मेंशनड है, कहाँ मेंशनड है, एक तो 143 में मेंशनड है जहाँ पे प्रेसिडेंट को ही रेफर करता है मामला सुप्रीम कोर्ट को, एंड सेकंड वहाँ पे मेंशनड है जहाँ पे कोई ऐसा मैटर हो, 145 आर्टिकल के अंदर मेंशनड है जहाँ पे कोई भी ऐसा मैटर होगा जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी, तो वहाँ पे 5 जजेस जो हैं वो इस मैटर को डिसाइड करेंगे। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब अगर इस अमेंडमेंट की बात करें तो इसके अंदर 10% अमेंडमेंट जो है रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, चाहे वो जर्नल सेक्शन को भी बिलोंग करते हो, एंड ये ओवर एंड अबव होगी 50% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी SC STs और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दी हुई है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, और अगर कोई पर्सन ऐसा हो जो कि पुअर वेल्थ मैनेजमेंट में हो या उसने बिजनेस में पैसा डुबा दिया, गैम्बलिंग में पैसा डुबा दिया, उसके बाद आप उसको रिजर्वेशन दे करके कोई जो है पोस्ट या बेसिकली जॉब ऑफर कर दो, तो ये तो टोटली स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके अलावा जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये उसके भी खिलाफ है, जो कि मेन केस रहा है आपका रिजर्वेशन पे, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था अ बैकवर्ड क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि कोई पर्सन बैकवर्ड है या नहीं, पैसा ये बात तय नहीं करेगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये बात तय नहीं करेगा। इसके अलावा इसके अंदर 50% की लिमिट भी लगाई गई थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी भी हालत में नहीं हो सकती, ये उसको भी जो है वॉयलेट करता है। तो ये सारे के सारे जो बेसिकली पॉइंट्स हैं इनको कहीं ना कहीं पटिशनर्स ने जो है स्टैंड किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो यही हैं कि AWS को हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं और उनको ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की एज कम्पेयर टू अदर्स। नंबर 2, इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है वो इस मैटर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसके अंदर फ्रेश एडजुडिकेशन जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है वो नीडेड है। तीसरा ये कि बहुत सारे रिजर्व कैटेगरीज के अंदर क्रीमी लेयर्स बन चुकी हैं जिनको रिजर्वेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जर्नल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के अंदर बहुत गरीब लोग हैं जिनको अब अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। तो विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग टाइम 70 साल 75 साल हो चुके हैं हमें रिजर्वेशन को कंटिन्यू करते हुए, तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जो है वो ज़रूरत है, और वो अमेंडमेंट इसलिए हमें चाहिए क्योंकि अब वहाँ पे अपलिफ्टमेंट बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हो चुकी है, तो वहाँ के क्रीमी लेयर्स को अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जर्नल कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकल लेवल पे लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो रीआइटरेट किए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो लेट्स सी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिसेंट डिसीजंस के अंदर अब दोबारा से कोई लंबी डेट लगाएगी या फिर जल्द से हमें कोई डिसीजन इसमें देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट्स पुश फॉर द यूज़ ऑफ हिंदी। तो होम मिनिस्ट्री ने बेसिकली कहा है कि हमें प्रमोट करना चाहिए हिंदी को फॉर ऑफिशियल वर्क इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल, एंड हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली आफ्टर 2014। एंड उसके बाद बहुत सारे आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर सारा का सारा ऑफिस वर्क भी हिंदी में होने लगा है। RTI की जितनी भी चिट्ठियाँ होती थी वो सारी की सारी अब हिंदी में आती हैं, उनके जवाब भी हिंदी में आते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है वो हिंदी में शिफ्ट हो गया है, और कई स्टेट्स के अंदर जो कोर्ट्स का काम भी है वो भी मेजॉरिटी हिंदी में होना शुरू हो गया कि जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो भी हिंदी में आ रहे हैं, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं वो भी हिंदी में हो रहे हैं, बयान भी हिंदी में हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जगह पे मेजॉरिटी वर्क जो है वो हिंदी में किया जा रहा है। एंड जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो इन जगहों पे मध्य प्रदेश हो गया, हाई कोर्ट्स के अंदर भी जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो हिंदी में चल रहे हैं। ऑफ कोर्स दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन जगहों पे तो हिंदी नहीं होती हाई कोर्ट में यूज़, लेकिन बाकी हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हिंदी दिवस जो है ये सितंबर 14 को हम मनाते हैं हर साल, और ये बेसिकली मार्क करता है उस डे को जब हमने अडॉप्ट किया था हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 में। और उसके बाद हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बन गया था तो उन्होंने भी कहा था, उसमें भी हमने कहा था कि हिंदी विल बी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू ने ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। हिंदी 8th शेड्यूल लैंग्वेज भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मेंशन्ड है। क्लासिकल लैंग्वेज ये नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी सिर्फ 2 हैं, वो आपको नीचे बतानी है कौन सी हैं जो रिसेंटली ऐड हुई थी, और बाकी सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये आर्टिकल 351 के अंदर कवर होती है जो कि एक किस्म का DPSP है,
क्योंकि हमने देखा था कुछ DPSPs हमारे आउटसाइड द चैप्टर 4 के बाहर आती है। तो कुछ DPSPs हमारे ऐसे भी, उनमें से ये है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जो कि आर्टिकल 351 के अंदर दिया हुआ है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हिंदी डायरेक्टरेट बनाया हुआ है, 1960 के अंदर ही बन गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है, जिसका काम है प्रमोट और प्रोपगेट करना हिंदी की लैंग्वेज को। इसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, वो हिंदी चेयर्स बनाती है, जिसके अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हिंदी को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा एक लीला राजभाषा है, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस स्कीम के अंदर भी सेल्फ ट्यूटरिंग वे से हिंदी सिखाई जाती है। इसके अलावा ई सरल हिंदी विद्या कोश और इसके अलावा ई महाशब्द कोश, ये इस तरह की मोबाइल ऐप्स भी बनाई हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने, जिससे कि हिंदी की ग्रोथ हो सके। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं बेसिकली हिंदी लैंग्वेज के लिए लिए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हिंदी जो है 4th सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको वाइडली लिखा जाता है। और हिंदी का वर्ड जो है आपको पता है पर्शियन ओरिजिन का है, जो कि लैंड ऑफ इंडस रिवर से जो है निकला था, और ये संस्कृत के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है अलॉन्ग विद इंग्लिश, राइट। इसके अलावा ये अदर कंट्रीज सच एज मॉरिशियस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, गुइना हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया, नेपाल हो गया, इन सब कंट्रीज़ के अंदर भी बोली जाती है। अगर हम उर्दू को भी मिला लें इसमें, क्योंकि बेसिकली तो वो भी हिंदी ही है, तो आपके और ज़्यादा जो है बोलने और समझने वाले लोग जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट डिफरेंट है। अगर हम पुराने टाइम में एंशिएंट या मिडीवल इंडिया की भी बात करते हैं, तो लैंग्वेज को हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोला जाता था। तो लैंग्वेज सेम थी, सिर्फ स्क्रिप्ट अलग है। वो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। जो ओल्डेस्ट नोन फॉर्म ऑफ हिंदी हमारे पास है उसको अपाभ्रांसा बोलते हैं, APABHRAMSA, अपाभ्रांसा। और जो प्रेजेंट फॉर्म है वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है, जो 11वीं सेंचुरी में डेवलप हुई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड यूनियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू पुश। और इसके हमने फैक्चुअल एस्पेक्ट्स भी देख लिए, जहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन या कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।